प्यारे विद्यार्थियों, सभी का पुनः स्वागत है। आज का जो टॉपिक है बड़ा इंटरेस्टिंग, बेसिक और 11th क्लास में भी अपन लोगों ने पढ़ा होगा। 4th लेसन है, लगभग सेम ही आपके कृषि रसायन में डाला गया है। 11th क्लास में पोषक तत्वों के नाम से था पोषक तत्व, और ये लेसन था 4th। 11th क्लास का लेसन भी है और बड़ा इजी है। इसको बड़े ध्यान से, बड़े आराम से, प्रेजेंस ऑफ माइंड होकर सुनना है, और ये सिर्फ यही आधे घंटे में आपको याद हो जाना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। पादपों के लिए आवश्यक पोषक तत्व, लेसन नंबर 7th, कृषि रसायन एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का 7वां लेसन है और बहुत ही बेसिक लेसन है। बहुत बेसिक बातें बताई गई हैं जो अपन 11th क्लास में ही पढ़ चुके। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। आवश्यक पोषक तत्व किसे कहते हैं? आवश्यक पोषक तत्व का नाम आया है वो किसे कहते हैं? तो जो भी रासायनिक तत्व है पौधों की वृद्धि विकास के लिए आवश्यक हैं, यानी वे सभी एलिमेंट्स जो प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए एसेंशियल हैं, आवश्यक हैं, वो सभी तत्व पोषक तत्व कहलाते हैं। या बहुत इजी लैंग्वेज में ये कह सकते हैं, वे सभी तत्व जो पौधों के पोषण में भाग लेते हैं प्लांट न्यूट्रिशन कहलाते हैं। वे सभी तत्व जो पौधों के पोषण में भाग लेते हैं वो सभी तत्व क्या कहलाएंगे? एसेंशियल न्यूट्रिएंट कहलाएंगे। और ये एसेंशियल नाम दिया, एक साइंटिस्ट का नाम आएगा इसमें, आर्नोन। इसी पर डिस्कस करेंगे। उससे पहले कुछ बेसिक बातें आपको बता दें। कुछ बेसिक ऐसी बातें हैं जो आपने पहले भी पढ़ी होगी, सुना होगा, कि कोई भी सीड जैसे ही अपन उसको ग्रो करते हैं, सोइल के अंदर ग्रो करते हैं, उसमें कुछ मात्रा में फूड स्टोरेज रहता है, यानी कि संचित भोजन रहता है, और वो संचित भोजन उसके जर्मिनेशन के लिए काम करता है। यानी इतनी उसके अंदर ऊर्जा रहती है, इतना फूड रहता है कि वो सीड जर्मिनेट हो जाए और उसमें 2 शाखाएं निकलती हैं, मूलांकुर और परागपुर, प्लूमुल्स एंड रेडिकल। यानी एक ऐसा हिस्सा जो जड़ बनाएगा और दूसरा हिस्सा ऊपर की तरफ आएगा, वो क्या बनाएगा? उसका तना बनाएगा, प्लूमुल्स एंड रेडिकल्स। और जैसे ही आपको बहुत बार इजी भाषा में समझाया गया था, जैसे ही ये रूट वाला हिस्सा है और ये मर्दा है, जैसे ही ऊपर जर्मिनेट होगा उसमें कुछ पत्तियां निकल आएंगी, और जैसे ही पत्ती निकलेगी वो धीरे धीरे सूर्य की रोशनी में CO2 लेकर वायु से और कार्बोहाइड्रेट यानी फोटोसिंथेसिस का कार्य करने लग जाता है। दोबारा सुन लीजिए। जैसे ही पत्तियां आएगी उसमें एक विशेष ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसको अपन कहते हैं क्लोरोफिल, और वो पिगमेंट क्या करता है? फोटोसिंथेसिस का कार्य करता है। एक जो ऑर्गेनिक फूड, कार्बनिक खाद्य पदार्थ की आवश्यकता की पूर्ति तो वो किसे करता है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। लेकिन काफ़ी साइंटिस्टों ने ये माना कि कुछ ऐसे तत्व हैं जो पौधे को जड़ों के माध्यम से मिलते हैं, और वो कार्बनिक नहीं है, अकार्बनिक तत्व हैं, या उसको कह सकते हैं कि खनिज तत्व हैं। इसलिए कभी कभी कई बुक्स में, कई जगह आप आगे पढ़ोगे पता लगेगा, इनको कभी कभी मिनरल न्यूट्रिशन भी कहा जाता है, खनिज पोषण। क्यों? ये जो भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट हैं ये पौधे को अकार्बनिक रूप में
आयनिक फॉर्म में पौधे की जड़ों के माध्यम से अवशोषित होते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें 3-4 क्वेश्चन आते हैं कॉम्पिटिटिव। सबसे पहला, इनऑर्गेनिक एंड आयनिक फॉर्म, अकार्बनिक आयन के रूप में। खनिज तत्व की बात कर रहे हैं अपन, दोबारा सुन लीजिएगा। अकार्बनिक हैं ये सभी, और किस रूप में प्लांट्स को मिल रहे हैं? आयनिक फॉर्म, यानी आयन के रूप में। तीसरा पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है, ये मृदा से हैं, सोइल से मिलेंगे, मृदा से हैं, पौधे की जड़ों में अवशोषित होते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ भैया? बड़े इजीली आप समझिए, ये रूट जोन है, इसको अपन रूट जोन बोलते हैं, यानी जड़ क्षेत्र। इसमें नाइट्रेट के रूप में, फास्फोरस के रूप में न्यूट्रेंट हैं, लेकिन वो न्यूट्रेंट जो सोइल वाटर में सोल्यूबल हैं वो ही प्लांट को अपटेक होंगे। तो इसमें ये समझने वाली बात है कि प्लांट के द्वारा ये न्यूट्रेंट किस रूप में लिए जाते हैं? आयनों के रूप में। ये बात इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्लांट इन मिनरल्स को किस रूप में अपटेक करता है? किस फॉर्म में? आयनिक फॉर्म। और ये बात अपन ने पहले डिस्कस कर ली कि ये सभी इनऑर्गेनिक हैं, मिनरल्स हैं, खनिज तत्व हैं, इसलिए कभी कभी इनको क्या कहा जाता है? खनिज पोषण भी कहा जाता है। ये आयनिक रूप में प्लांट के द्वारा अब्जॉर्ब होते हैं, प्लांट ने इसको ले लिया। अधिशोषण और अवशोषण दो नाम हैं आपके, अगर थोड़ा सा दिमाग में कुछ बैठे। एक है अब्जॉर्प्शन और एक है एडजॉर्प्शन, थोड़ा ही अंतर। अपन जो अभी बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं अवशोषण की। इसका अर्थ हुआ कि कोई भी न्यूट्रिएंट आयंस के रूप में प्लांट के द्वारा अवशोषित कर लिया गया, एडजॉर्ब कर लिया गया। अब्जॉर्ब का अर्थ है उसके अंदर आ गया। एडजॉर्ब की बात नहीं कर रहे, अधिशोषण होता है। अवशोषण ABSORPTI, अब्जॉर्प्शन। इसका अर्थ है कि प्लांट ने न्यूट्रिएंट को अपने रूट के द्वारा अंदर तो ले लिया। इसको बोलते हैं अपटेक ऑफ न्यूट्रिएंट। अपटेक के बाद इन सभी न्यूट्रिएंट का ट्रांसलोकेशन होगा। समझ रहे हो? ट्रांसलोकेशन यानी कि ये पूरे प्लांट में ऊपर की तरफ मूव करेंगे, पूरे प्लांट में ऊपर की तरफ मूव करेंगे, और इसको कहते हैं ट्रांसलोकेशन, स्थानांतरण। किसके द्वारा? जाइलम के द्वारा। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है कि प्लांट जो भी वाटर या न्यूट्रिएंट अपटेक करने के बाद वो सभी जाइलम के द्वारा उस प्लांट को पहुंच जाते हैं। पहला अवशोषण। अवशोषण समझ गए कि उसको अपटेक करना, प्लांट अंदर ले लेगा। किस रूप में? आयनिक रूप में। उसके बाद ट्रांसलोकेशन, उसका ऊपर स्थानांतरण होगा, ऊपर की तरफ जाएगा। और तीसरा एसिमिलेशन, जहां उसको काम आना है। मान लीजिए प्लांट की पत्ती है, लीव्स है, और ये पत्ती में यहाँ से अपटेक किया हुआ एन यहाँ पहुँच गया, एन को बोलते हैं नाइट्रोजन। और इस पत्ती में ये नाइट्रोजन किस कार्य के लिए उपयोग लिया जाएगा? क्लोरोफिल के निर्माण हेतु। यानी कि एन का एक मुख्य रोल है प्लांट में ग्रीन कलर का पिगमेंट का सिंथेसिस करना, उसका निर्माण करना। तो बड़ा इजीली ये कहा गया है कि सभी खनिज तत्व पौधे की जड़ों के माध्यम से अकार्बनिक आयनिक रूप में अवशोषित किए जाते हैं, और अवशोषण के बाद, अवशोषण लेने के बाद, प्लांट में आने के बाद वो पूरे प्लांट्स में जाइलम के माध्यम से उनका ट्रांसलोकेशन होता है। और जहाँ जिसका कार्य है
वो कार्य वहाँ जाकर करता है। यानी कि ये अपनी भाषा मान लो पाचन का कार्य करता है, लेने के बाद अपन फूड ले लेते हैं और फिर उसका डाइजेस्ट करता है या उसका कोई यूज़ करता है, और उसको कहा जाता है एसिमिलेशन, अब्जॉर्प्शन, ट्रांसलोकेशन, एसिमिलेशन। ये जाकर प्लांट को जो भी उसका एक स्पेसिफिक फंक्शन है, जो भी कार्य है, वो कार्य करता है। ये कई साइंटिस्ट ने बात की कि साहब प्लांट्स ने न्यूट्रिएंट को आयनिक रूप में तो लेता, लेकिन फिर पता लगा अगर प्लांट का एनालिसिस किया गया तो सामान्यतः प्राकृतिक पौधों में प्राकृतिक रूप में ही जनरली प्लांट्स में 30 या उससे अधिक न्यूट्रिएंट पाए गए। यानी कि पौधों के अंदर ही 30 से अधिक तत्व, कई पौधों में तो 90 तक पाए गए। लेकिन ये सभी न्यूट्रिएंट, ये सभी तत्व प्लांट के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि विकास के लिए आवश्यक नहीं थे। पौधे का एनालिसिस किया गया तो कहा गया सामान्यतः 30 के आसपास पौधे के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन कई प्लांट्स में 90 तक है, 90 तक है। लेकिन कहा गया कि ये सभी पौधों के लिए एसेंशियल नहीं है। तो एसेंशियल कौन से हैं? जो मेन पॉइंट इस लेसन का, जैसा कि नाम है एसेंशियल न्यूट्रिएंट, आवश्यक पोषक तत्व, इसी मुद्दे पर आते हैं। तो एक साइंटिस्ट का नाम था आर्नोल्ड, इसी को डिस्कस करते हैं। आर्नोल्ड एंड स्टाउट, आर्नोल्ड स्टाउट, उसने ये बात बताई सबसे पहले कि सभी प्लांट पौधों के लिए आवश्यक नहीं है। प्लांट में मिलने के बावजूद भी उनका कोई स्पेसिफिक कार्य नहीं है। इसलिए उसने अपनी स्टडी करके 3 मुख्य पॉइंट दिए। किसने? आर्नोल्ड ने 1954 में 3 पॉइंट दिए। उससे पहले अपने रिसर्च में उसने 1939 में भी ये बात बताई, लेकिन उसको दोबारा रिफाइन करके, दोबारा संशोधित करके दोबारा बताया 1954 में कि उस न्यूट्रिएंट को ही एसेंशियल कहेंगे जो 3 मुख्य बिंदु पर खरा उतरता हो। इसको कहा जाता है आर्नोल्ड की आवश्यकता की कसौटी। क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी, क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी यानी क्या क्राइटेरिया है, और वो क्राइटेरिया आपको बहुत पहले भी बताया जा चुके, फिर आपको रिपीट कर रहे हैं। उस आर्नोल्ड ने 3 बातें बताई मुख्य, और ये सभी की याद होनी चाहिए क्योंकि 11th में भी ये बातें बताई गई थी। 3 मुख्य बातें बताई कि साहब एसेंशियल किसको कहेंगे, इसलिए इसका ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, फिर भी एक बार आपको बता दें। एक बात बताया उसने, जीवन चक्र, लाइफ साइकिल, यानी किसी प्लांट का कंप्लीट लाइफ साइकिल करने के लिए जो भी न्यूट्रिएंट ज़रूरी हैं उनको अपना आवश्यक है। अब कंप्लीट लाइफ साइकिल में उसने कहा कि 2 तरह की ग्रोथ होती है। एक ग्रोथ वेजिटेटिव ग्रोथ, दूसरी ग्रोथ प्रोडक्शन वाली, यानी जनन के अंग में वृद्धि हो और उसकी वानस्पतिक वृद्धि हो। ये पहला पॉइंट। इसका अर्थ है कि इनके बिना पौधे अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर सकते। कैन नॉट बी कंप्लीट लाइफ साइकिल विदाउट इट, बड़ी सिंपल लैंग्वेज में। दूसरा पॉइंट इन्होंने बताया कि इनके स्पेसिफिक डेफिशिएंसी सिम्टम्स होते हैं, विशेष कमी के लक्षण, यानी कोई एक स्पेसिफिक कमी पाई जाती है, कमी के लक्षण, और उस तत्व को देखकर ये कमी के लक्षण दूर किए जा सकते हैं। इसका अर्थ है कि एक तत्व की पूर्ति दूसरे तत्व द्वारा नहीं की जा सकती, यानी एक तत्व स्पेसिफिक है, वो ही अगर प्लांट को दिया जाएगा तो उसकी कमी दूर। बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल,
अगर पुरानी पत्तियों में पीलापन है, ऑर्डर लीव्स में अगर येलोइश है, इसका अर्थ है कि स्पेसिफिक सिम्टम है एन की कमी। अगर पुरानी पत्तियों में पीलापन है तो एन की कमी का स्पेसिफिक लक्षण है, और ये एन की पूर्ति करके ही दूर किया जा सकता है, इसलिए दूसरा ही बताया। तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं किसमें, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में। इनका सीधा क्रियात्मक जो कार्य हैं, एंजाइम की क्रियाशीलता है या उपापचय चयापचय क्रियाओं में सीधे भाग लेते हैं। इन तीन बिंदुओं के आधार पर जीवन चक्र, कमी के विशेष लक्षण और उसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता, और तीसरा मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इनका अपना रोल होता है, किसमें, मेटाबॉलिक क्रियाओं में। इन तीन पॉइंट के आधार पर, इन तीन पॉइंट को क्या कहा, आर्नोन की आवश्यकता की कसौटी, क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियल, आर्नोन्स क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियल, आर्नोन का क्राइटेरिया कौन सा, एसेंशियलिटी का। और इसके आधार पर कहा गया कि पहले तो 16 थे, अब 17 एलिमेंट को एसेंशियल कहा गया है। एसेंशियल नाम पकड़ना है, एसेंशियल का हिंदी में होता है आवश्यक। पौधों के लिए 17 आवश्यक पोषक तत्व हैं। अगर कोई ये नंबर पूछे कितने नंबर हैं, हाउ मच एसेंशियल न्यूट्रिएंट ऑफ प्लांट, 17। किसके अकॉर्डिंग, आर्नोन की क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग। अब 16 थे, लेकिन 17वां एलिमेंट निकिल को भी इसमें शामिल कर लिया तो 17 हो। ये बात तो उसने बताया। नेक्स्ट, ये 17 कौन कौन से हैं ये आपके यहाँ लिखा हुआ है। ये थोड़ा सा आपकी हर एक बुक्स में मिल जाएगा। ये बात अपने यहाँ लिख के बताई गई है कि 17 तत्व कौन कौन से, ये आपको थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा। पहले 17 एलिमेंट्स के नाम लिखे हुए हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर। आयरन, मैग्नीज, जिंक, कॉपर, बोरॉन, मोलिब्डेनम, क्लोरीन एंड लास्ट वन इज निकिल। ये 17 एलिमेंट्स के नाम लिखे हुए हैं। इनको आपको एक बार लर्न करना याद है। आई होप ये सब याद होगा, क्योंकि 11th क्लास में आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। नेक्स्ट, इसी टेबल में इनकी आयनिक फॉर्म दिए गए। पहले 17 नाम याद होना चाहिए, फिर इन सभी की आयनिक फॉर्म। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आता है कि प्लांट्स न्यूट्रिएंट को, विशेष तौर से किस कौन से न्यूट्रिएंट की बात कर रहे हैं अपन, खनिज तत्व किस रूप में ग्रहण करते हैं, आयनिक फॉर्म में। ये यहाँ की आयनिक फॉर्म दे रखी है। अब एक एक को आपको बताते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये तीनों पौधे को सबसे अधिक मात्रा में चाहिए। कहते हैं प्लांट का 90 to 95 पार्ट इन तीनों से मिलकर बना हुआ है, लेकिन फिर भी इनका अपटेक किसके द्वारा, तीनों का अपटेक एयर एंड वाटर के द्वारा हो जाता है। एक बात। दूसरा बात, CO2 आयनिक फॉर्म नहीं है। कौन सी रूप है, गैस ये फॉर्म, गैस के रूप में, इसलिए इसके ऊपर कोई बैलेंस नहीं। ये कौन सा रूप है, गैस। थोड़ा बहुत अगर आपको दिमाग में रिटेन की पावर है, कुछ क्षमता है कि ये क्या चीज़ है, CO2, ये क्या है,
गैसीय फॉर्म। ये वाटर मॉलिक्यूल्स है, इसका अर्थ है ये वाटर मॉलिक्यूल्स के रूप में मिलेगा। ये गैसीय रूप, लेकिन तीनों को अपने देने की आवश्यकता नहीं, ये चीज तो यह रखना। दूसरा, इस तीन के अलावा इसे दिएगा ये नाइट्रेट, इनको याद करना, ये नाइट्रेट, ये अमोनिकल, इसको अमोनिकल कहते हैं, इसको नाइट्रेट कहते हैं, आपके बुक्स में भी लिखा हो। प्लांट जनरली, ज़्यादातर प्लांट नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं, लेकिन कुछ एक्वेटिक प्लांट हैं जो पानी में बने रहते हैं, विशेष तौर से पेडी का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ, धान, पेडी, राइस, ये किस रूप में लेता है? अमोनिकल के रूप। ये फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम सभी के आयनिक फॉर्म दिए सल्फेट के रूप में। फेरिस, मैंगनीज, जिंक, कॉपर, बोरिक एसिड, मोलिब्डेट, क्लोरीन, निकल, ये आयनिक फॉर्म आपको थोड़ी थोड़ी लर्न करनी है, ये तो याद करना ही पड़ेगा। 17 तत्वों के नाम, इनकी आयनिक फॉर्म, ये सभी बुक्स में टेबल के रूप में दी गई है, 11th क्लास में भी, 12th में भी, और जो भी बुक्स आपके पास हो, टेक्स्ट बुक हो, सभी में दी गई, ये आपको थोड़ा सा लर्न करना। अब इन 17 एलिमेंट्स का अलग अलग तरीके से क्लासिफिकेशन किया गया, इनका वर्गीकरण किया गया कि साहब, क्योंकि सभी न्यूट्रेंट एक जैसे समान मात्रा में आवश्यक नहीं है। कई ऐसे तत्व हैं जो अधिक मात्रा में चाहिए, कई बहुत ही ट्रेस माइक्रो सूक्ष्म मात्रा में चाहिए। इनकी पौधे के अंदर आवश्यकता की मात्रा कितनी है, मात्रा के आधार पर एक वर्गीकरण किया गया। पोषक तत्वों का क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण मात्रा के आधार पर, सिर्फ उसी पॉइंट को टच कर रहे हैं जिससे कि वही पॉइंट अपन डिस्कस कर पाएँ, जिससे कि आपको याद हो जाए। अब अमाउंट कितना क्या है, अमाउंट के आधार पर तो आपकी बुक्स पर दिया गया है कि ऐसे सभी न्यूट्रिएंट जो 1 ppm से अधिक मात्रा में पौधे को आवश्यक हैं, उनको कहा गया मैक्रो, ये लिखा हो। मोर देन 1 ppm, इन सभी की 1 ppm से अधिक का आवश्यक। पार्ट पर मिलियन, इनको कहा गया मैक्रो। अर्थ, मेजर, प्रधान, ऐसे बहुत सी बातें कही गई इंग्लिश में मैक्रो। और जो न्यूट्रिएंट लेस देन 1 ppm, लेस देन 1 ppm, लेस देन का निशान आपको पता, उनको क्या कहा गया? माइक्रो। दोबारा सुन लीजिएगा बड़ा आराम से। पोषक तत्वों की मात्रा के आधार पर उनको 2 भागों में बांटा गया। 1 ppm से अधिक मात्रा में आवश्यकता है, उसको कहा गया मैक्रो। मुख्य, प्रधान, वृद्ध, हिंदी में कई नाम दे सकते हैं। और जिस किसी एलिमेंट की आवश्यकता 1 ppm से कम है, उनको अपन कहा माइक्रो। तो सिंपल दो ही, स्टार्टिंग में 2 भागों में बांटा गया, मैक्रो, माइक्रो। अब ये इस साइड में मैंने लिखे हुए हैं, ये हैं सभी मैक्रो, और इस साइड वाले सभी क्या हैं? माइक्रोन्यूट्रिएंट हैं। इसमें भी फर्दर क्लासिफिकेशन किया गया कि कुछ एलिमेंट को तो उसने कह दिया कि साहब ये इनकी ज़्यादा पौधे को जरूरत है, ज़्यादा कार्य करते हैं, उनको कह दिया प्राइमरी, प्राथमिक तत्व है। ये यहाँ तक आपको याद रखना है, इनको कहा जाता है प्राथमिक, प्राइमरी, और कई बुक्स में इनको मेजर भी लिख दिया होगा, एक ही बात। वृहत तत्वों में से 6 तत्व ऊपर वाले, लेकिन इन 3 का आपको ज़्यादा आगे कहीं जिक्र नहीं आएगा, आगे डिस्कशन में कहीं इसके नहीं आएंगे, क्योंकि ये प्लांट वाटर और एयर से ले लेता है, इसलिए इसको देने की आवश्यकता नहीं होगी। सबसे महत्वपूर्ण ये 3 हैं, NPK। और अगर आपको बिल्कुल सिंपल भाषा में ये क्वेश्चन पूछा जाए
कि कोई 3 प्राइमरी एलिमेंट के नाम लिखिए, कोई 3 प्राथमिक तत्व है, तो आपको CHO नहीं लिखने हैं, आपको क्या लिखना है? NPK। ये पौधे को सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे अधिक चाहिए, सबसे पहले चाहिए, इसलिए इनकी क्या बोलते हैं इनको? प्राइमरी। और यही पूरी दुनिया में इन्हीं की डेफिशिएंसी है, इन्हीं की कमी है, इसलिए इनकी पूर्ति के लिए अपन फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं। फर्टिलाइज़र जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, विशेष तौर से न्यूट्रिएंट की पूर्ति के लिए ही बनाए जाते हैं। फर्टिलाइज़र रासायनिक यौगिक होते हैं और इनको पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए ही कारखानों में तैयार किया जाता है। इनको कभी कभी फर्टिलाइज़र न्यूट्रिएंट भी कहा जाता है। किनको? इन तीनों को। उर्वरक तत्व भी यही, प्राथमिक तत्व भी, और इनके नीचे 3 और हैं, CAMGS। ये NPK की अपेक्षा इनकी बजाय थोड़े से कम चाहिए हैं, तो ये भी होते हैं। इसलिए आपकी बुक्स में इनको लिखा गया है सेकेंडरी एलिमेंट, इन तीनों को लिखा गया है गौण तत्व। सेकेंडरी इतना याद हो गया, यही याद करवाना। मैंने कहा भी आपको आधे घंटे में ही आपको लर्न करना पड़ेगा।